नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 30 जनवरी को श्रीनगर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम के लिए पार्टियों को निमंत्रण भेजे जाने के बीच टीएमसी का रुख कांग्रेस के प्रति नरम होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि टीएमसी ने अभी तक ये नहीं साफ किया है कि वो यात्रा में शामिल होगी या नहीं, लेकिन इस बीच टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, हम हमेशा कांग्रेस के सड़कों पर उतरने और बीजेपी से लड़ने के पक्ष में रहे और अगर ये यात्रा कांग्रेस को मदद करती है तो हमें खुशी होगी। यही नहीं, एक अन्य टीएमसी नेता समीर चक्रवर्ती ने कहा, भारत में यह वास्तविकता है कि कांग्रेस लोकसभा की कम से कम 170 सीटों पर बीजेपी के लिए एकमात्र चुनौती है और भाजपा इसलिए शक्तिशाली हो गई क्योंकि कांग्रेस उसे उन सीटों पर कड़ी टक्कर देने में विफल रही। हालांकि चक्रवर्ती ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को इस भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा का आयोजन करना चाहिए था। कांग्रेस को इसकी गंभीरता से जरूरत है। बता दें, इससे पहले टीएमसी के दो नेता शत्रुघ्न सिन्हा और चिरंजीत चक्रवर्ती भी राहुल गांधी की यात्रा का खुला समर्थन कर चुके हैं। आसनसोल से टीएमसी सांसद सिन्हा ने भारत जोड़ो यात्रा को क्रांतिकारी बताते हुए तारीफ की और कहा, देश में ऐसी यात्रा पहले कभी नहीं हुई। राहुल का व्यक्तित्व देश के युवाओं को प्रेरित करेगा। वहीं एक दिन बाद टीएमसी के बारासात विधायक चिरंजीत चक्रवर्ती ने कहा, यात्रा एक बहुत अच्छी पहल है। विनोबा भावे भी चले, राहुल गांधी भी चल रहे हैं। हर कोई भारत को एक करने की कोशिश कर रहा है, इसमें क्या गलत है। बता दें, 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद से ही टीएमसी का रुख कांग्रेस के प्रति विरोधी वाला रहा है। ममता बनर्जी गैर कांग्रेस गठबंधन तक की पैरवी करती हुई दिखाई दी हैं। हालांकि अब टीएमसी के बोल बदलते हुए लग रहे हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस बीच कहा है कि ममता बनर्जी को भारत जोड़ो यात्रा पर अब अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज कहा कि लुधियाना के लघु और मध्यम उद्योग चीन के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के अरबपति इस देश को रोजगार नहीं दे सकते। लुधियाना के लघु मध्यम उद्योग इस देश को रोजगार दे सकते हैं। अगर इनको मजबूत किया जाए तो लुधियाना चीन का मुकाबला कर सकता है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने पंजाब सरकार और केंद्र पर लघु और मध्यम उद्योग को समर्थन नहीं करने के लिए हमला किया। उन्होंने कहा कि किसी ने आज मुझसे कहा कि लुधियाना मैनचेस्टर जैसा है। गलत बोला, मैनचेस्टर लुधियाना जैसा है। बात समझिए, मैनचेस्टर का भविष्य नहीं है मगर लुधियाना का भविष्य जरूर है। लेकिन लुधियाना को चोट कैसे लगी और किसने लगाई? राहुल ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और दिल्ली की सरकार सारा काम 2-3 बड़े उद्योगपतियों के लिए करती है। जो सपोर्ट लघु और मध्यम उद्योग को मिलना चाहिए, जो मदद मिलनी चाहिए, जो बैंक का सहारा आपको मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिलता है। उल्टा आपके ऊपर आक्रमण किया जाता है। नोटबंदी और गलत जीएसटी छोटे और मध्यम उद्योग को बर्बाद करने के हथियार हैं। उन्होंने कहा कि देश के अरबपति इस देश को रोजगार नहीं दे सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, लुधियाना के लघु और मध्यम उद्योग नौकरी दे सकते हैं। अगर इनकी मदद की जाए तो ये चीन से मुकाबला कर सकते हैं। देश में दिसंबर के महीने में खुदरा महंगाई दर 1 साल के निचले स्तर पर आ गई है। इस महीने में खुदरा महंगाई 5.72% पर रही, जो 1 साल का सबसे निचला स्तर है। ये लगातार दूसरा महीना है जब महंगाई दर आरबीआई के तय 6% के मानक से कम रही। नवंबर महीने में ये 5.88% रही थी। हालांकि ग्रामीण मुद्रास्फीति नवंबर 2022 में 6.09% से मामूली कम होकर दिसंबर में 6.05% रही। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के सुप्रीम कोर्ट की आलोचना वाले बयान को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने प्रतिक्रिया दी और उपराष्ट्रपति के बयान को गलत बताया। पी चिदम्बरम ने उपराष्ट्रपति के बयान को गलत बताते हुए कहा कि संविधान सर्वोच्च है, ना कि संसद। बता दें, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को एक कार्यक्रम में कहा था कि न्यायिक मंचों से सार्वजनिक दिखावा सही नहीं है। जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट पर बोलते हुए कहा कि इन संस्थानों को पता होना चाहिए कि उन्हें कैसे काम करना है। धनखड़ ने 1973 के केशवानंद भारती केस के फैसले की भी आलोचना की थी और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना का सिद्धांत दिया कि संसद संविधान संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूल संरचना को नहीं कर सकती है। धनखड़ ने कहा कि कोर्ट को सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि इससे मैं सहमत नहीं हूं। धनखड़ ने सभी संस्थानों को अपने अपने दायरे में रहने को कहा। इससे पहले कॉलेजियम को लेकर भी धनखड़ टिप्पणी कर चुके हैं। इसी सब पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि राज्यसभा के माननीय सभापति का यह कहना गलत है कि संसद सर्वोच्च है। वो संविधान है जो सर्वोच्च है। मूलभूत ढांचे का सिद्धांत इसलिए आया ताकि संविधान के मूलभूत सिद्धांतों पर बहुमत से चलने वाली सरकार के हमलों को रोका जा सके।
पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि मान लीजिए अगर बहुमत के जरिए संसदीय प्रणाली को खत्म करके राष्ट्रपति प्रणाली लागू कर दी जाती है या 7वीं अनुसूची में राज्य को दिए गए अधिकारों को खत्म कर दिया जाए, क्या ऐसे संशोधन वैध होंगे? उन्होंने कहा कि एनजेएसी अधिनियम के रद्द होने के बाद सरकार को नया बिल लाने से किसी ने रोका नहीं था। एक अधिनियम के रद्द होने का मतलब ये नहीं है कि मूलभूत ढांचे का सिद्धांत गलत है। चिदम्बरम ने कहा, उपराष्ट्रपति के विचार संविधान को चाहने वालों के लिए चेतावनी है कि आगे क्या क्या खतरे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जब हिंदू राष्ट्र प्रगति करता है तो वो धर्म के लिए ही प्रगति करता है। ये भगवान की इच्छा है कि सनातन धर्म का उदय हो। ऐसा होने से हिंदुस्तान का उदय निश्चित है। धर्म को परिभाषित करते हुए भागवत ने कहा कि धर्म केवल पंथ, संप्रदाय या पूजा का ही एक रूप भर नहीं है। धर्म के मूल में सत्य, करुणा, पवित्रता और तपस्या भी समान रूप से जरूरी है। आरएसएस के सरसंघचालक ने कहा कि बहुत सारे हमलों के बाद भी भारत दुनिया का सबसे अमीर देश बना हुआ है। ये इसलिए संभव हुआ कि यहाँ के लोगों ने धर्म के सत्य को बचाए रखा। भारत की ये स्थिति 1600 सालों तक कायम रही। उसके बाद भी ये अभी भी दुनिया के 5 सबसे अमीर देशों में से है। भागवत ने दावा किया कि 1860 में एक आक्रमणकारी ने धर्म के सत्य को समझा और इसको नष्ट करने के लिए उसने भारत में एक नई शिक्षा नीति को लागू किया। ये सब योजनाएं इसलिए बनाई गई ताकि भारतीय एक साथ न आए और लड़ते ही रहें। उनकी ये योजना से भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी वैश्विक रिपोर्ट में भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर चिंता जाहिर की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सत्तारूढ़ हिंदू राष्ट्रवादी बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों ने हाशिए के समुदायों, सरकार की आलोचना करने वालों, मीडिया और धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों पर हमले तेज कर दिए हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने 100 से ज्यादा देशों में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर अपनी वैश्विक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत को लेकर कहा गया है कि भारत सरकार ने विदेशी फंडिंग के नियमों व वित्तीय अनियमितताओं के निराधार आरोपों का इस्तेमाल करके अधिकार समूहों को बंद कर दिया। सरकार ने ऐसे कानूनों और नीतियों को अपनाया है जो धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करते हैं। सरकार द्वारा आतंकवाद निरोधी और राजद्रोह जैसे कठोर कानूनों के तहत कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और अन्य अमन पसंद आलोचकों को गिरफ्तार करना जारी है, लेकिन वो अक्सर हिंसा भड़काने वाले भाजपा समर्थकों या भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहती है। बीजेपी शासित राज्यों में प्रशासन ने मुसलमानों के घर और संपत्तियां तोड़ी हैं और यह कदम बिना कानूनी वैधता या प्रक्रिया के तहत उठाया गया है। ऐसा विरोध प्रदर्शन या कथित अपराधों की सजा के तौर पर किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच की दक्षिण एशिया निदेशक मीनाक्षी गांगुली ने रिपोर्ट में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ने का भी जिक्र किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगस्त में भाजपा सरकार ने 2002 के मुस्लिम विरोधी दंगों के दौरान एक गर्भवती मुस्लिम महिला के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के 14 सदस्यों के कत्ल के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे 11 हिंदुओं की जल्द रिहाई को मंजूरी दे दी। भाजपा के सहयोगियों ने सार्वजनिक रूप से इसका जश्न मनाया, जिसकी व्यापक निंदा हुई। इस कार्रवाई ने अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति यहाँ तक कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में भी सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये को उजागर किया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने रिपोर्ट में भारत में ईसाइयों को परेशान करने के लिए जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने वाले कानूनों का दुरुपयोग करने की भी बात कही है। भारत सरकार ने एक बार फिर कुछ YouTube चैनलों के खिलाफ एक्शन लेते हुए इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा 6 YouTube चैनल के खिलाफ किया गया है जिन पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया गया है। PIB की फैक्ट चेक की टीम के मुताबिक ये फेक न्यूज फैला रहे थे। इन चैनलों के नाम नेशन टीवी, संवाद टीवी, सरोकार भारत, नेशन 24, स्वर्णिम भारत और संवाद समाचार हैं। इस सभी के मिलाकर 20 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और इनके वीडियो को 51 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। कर्नाटक के हुबली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान उनकी सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। रोड शो के दौरान एक शख्स ने सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया। समाचार एजेंसी NI के अनुसार एक युवक उन्हें माला पहनाना चाहता था और वो प्रधानमंत्री मोदी को माला देने के लिए सुरक्षा घेरे को तोड़कर उनके करीब चला गया। हालांकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए तैनात कर्मियों ने फौरन कार्रवाई की और उसे प्रधानमंत्री से दूर हटा दिया। बता दें कि 29वें राष्ट्रीय यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के हुबली में हैं। यहां वो एक रोड शो कर रहे थे। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने आज गुरुवार 12 जनवरी को दिल्ली में कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर चीनी सैनिकों की संख्या में मामूली बढ़ोतरी हुई। जनरल पांडे ने एक कार्यक्रम के मौके पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हमारी पूर्वी कमान के क्षेत्र में चीनी सैनिकों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है।
हम कड़ी नजर रख रहे हैं। जनरल पांडे ने कहा कि चीन के साथ उत्तरी सीमाओं पर हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन अभी भी अप्रत्याशित स्थिति बनी हुई है। दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच 7 पेचीदा मुद्दों में से 5 पर बातचीत हुई है। जनरल पांडे ने कहा कि हमारी तैयारी बहुत हाई लेवल की है और हमारे पास किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त भंडार है। सेना प्रमुख ने सतर्क रहने पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान की सीमा पर संघर्ष विराम अच्छी तरह से हुआ है, लेकिन पड़ोसी देशों द्वारा बुनियादी आतंकी ढांचे और आतंकवादी समूहों का समर्थन अभी भी जारी है। पिछले 5 वर्षों में सेना की कल्याणकारी योजनाओं का विवरण देते हुए जनरल पांडे ने कहा, सीमा सड़क संगठन ने पिछले 5 वर्षों में हमारी उत्तरी सीमाओं पर 2100 किलोमीटर लंबी सड़कों और 7450 मीटर के पुलों का निर्माण किया है। अभी अरुणाचल प्रदेश में राजमार्ग पर कुछ काम चल रहा है। सेना प्रमुख ने कहा कि पूर्वी लद्दाख सेक्टर में 500 टैंक और अन्य सुरक्षा उपकरण तैनात किए गए हैं। 55,000 सैनिकों के लिए आवास भी बनाए गए हैं। पूर्वोत्तर के अधिकांश राज्यों में शांति लौट आई है। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने के बाद भारतीय सेना की कई इमारतों में मामूली दरारें देखने में आई। इसके चलते सैनिकों को अस्थायी रूप से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने गुरुवार को ये बात कही। वार्षिक सेना दिवस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जनरल पांडे ने कहा कि 25 से 28 बिल्डिंगों में मामूली दरारें आई हैं और सैनिकों को अस्थायी तौर पर स्थानांतरित किया गया है। जरूरत हुई तो उन्हें स्थायी तौर पर औली में शिफ्ट किया जाएगा। जोशीमठ में हालात का जायजा लेने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम कल 13 जनवरी को आ रही है। वैज्ञानिकों के उपकरण आदि पहले ही पहुंच चुके हैं। इसका मुख्य काम होगा ये पता लगाना कि जोशीमठ क्यों धंस रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जोशीमठ पर उच्च स्तरीय बैठक की। अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कहा कि विस्थापितों की मदद में कोई कमी नहीं होने पाई। राहत और बचाव कार्य साथ साथ चले। केंद्र सरकार के निर्देश पर धामी बुधवार देर रात ही विस्थापितों के राहत कैंप में जोशीमठ जा पहुंचे, जहां उन्हें उजड़े लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। फिलहाल घर नहीं गिराए जाएंगे, अलबत्ता होटल गिराने की कार्रवाई शुरू हो गई है। धामी ने विस्थापितों को भरोसा दिया कि सरकार मदद करने से पीछे नहीं हटेगी। जोशीमठ शहर के धंसने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने अभी सभी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि ये माहौल ना बनाएं कि जोशीमठ खत्म हो रहा है। यहाँ बस 25% घरों में दरारें आई हैं, उन्हें खाली करा लिया गया है। हमारे लोगों की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर है। अगर डर का माहौल रहेगा तो पर्यटक नहीं आएंगे। अभी 4 महीने बाद 4 धाम की यात्रा भी है। लोग धीरे धीरे संतुष्ट हो रहे हैं। एनडीटीवी से बात करते हुए इमारतों को तोड़ने के बाद मुआवजे को लेकर सीएम ने कहा कि हमने जो 1.5 लाख की फौरी राहत की घोषणा की है वो आज शाम तक लोगों के खातों में चली जाएगी। हम आगे और राहत राशि देंगे। हमने सरकार और जनप्रतिनिधियों की एक कमेटी बना दी है जो मुआवजे को लेकर बात कर रही है। इसके अलावा दरारें क्यों आई, अभी उसका अध्ययन भी चल रहा है। दिल्ली के सूचना और प्रचार निदेशालय ने आम आदमी पार्टी को 163.62 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस दिया है। वसूली का यह नोटिस कथित तौर पर राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने के आरोप में दिया गया है। डीआईपी ने वसूली नोटिस में कहा है कि दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी को नोटिस जारी होने के 10 दिनों के भीतर इस राशि का भुगतान करना होगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक नोटिस में कहा गया है कि अगर आम आदमी पार्टी के संयोजक ऐसा नहीं करते हैं तो दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा दिए गए पुराने आदेश के मुताबिक पार्टी की संपत्तियों की कुर्की सहित सभी कानूनी कार्रवाई समय पर की जाएगी। बता दें, बीते साल दिसंबर में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया था कि आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूल किए जाएं। कहा गया था कि राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करके दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साल 2015 में, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा साल 2016 में दिए गए आदेशों का उल्लंघन किया। दिल्ली सरकार के सूचना और प्रचार निदेशालय यानी डीआईपी की ओर से आम आदमी पार्टी को करीब 164 करोड़ रुपए का वसूली नोटिस दिए जाने पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला है। दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी दिल्ली सरकार के अफसरों को मजबूर कर रही है कि वो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को निशाना बनाएं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अफसरों का दुरुपयोग करना बंद करना चाहिए और वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार को काम करने दे। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी दिल्ली सरकार के अफसरों का अपने राजनीतिक इस्तेमाल के लिए किस तरह दुरुपयोग कर रही है। डीआईपी का ये नोटिस इसका बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सूचना मांगी है कि आखिर ये कौन से विज्ञापन हैं जिनके लिए वसूली नोटिस दिया गया है और इनमें गैर कानूनी क्या है।
सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने चुना है, लेकिन बीजेपी अफसरों पर असंवैधानिक कब्जा करके बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि वसूली नोटिस के जरिए ये कहा गया है कि दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली से बाहर विज्ञापन दिए गए, लेकिन दिल्ली के अखबार बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विज्ञापनों से भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अखबारों में मध्य प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों के विज्ञापन छपते हैं और कांग्रेस शासित राज्यों के विज्ञापन भी दिल्ली में छपते हैं। उन्होंने पूछा, क्या बीजेपी वहां के मुख्यमंत्रियों से विज्ञापन का पैसा वसूलेगी? भारत में आज 2 दिवसीय वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की शुरुआत हो गई। इस ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन 12 से 13 जनवरी के बीच होगा। इसके उद्घाटन समारोह को पीएम मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान समिट में शामिल देशों से साथ मिलकर नई वैश्विक व्यवस्था बनाने और एक दूसरे के विकास में सहयोग देने की अपील की। पीएम मोदी ने इस साल की चुनौतियों का हवाला देते हुए कहा, दुनिया संकट से गुजर रही है। एक वैश्विक आवाज के तौर पर हमें भविष्य में बड़ी भूमिका निभानी है। हमारे देशों में 3/4 मानवता बसती है। दुनिया की बेहतरी के लिए हमारी भी समान आवाज होनी चाहिए। बता दें, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस सम्मेलन में 120 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। मालूम हो कि दुनिया को आर्थिक और सामाजिक विकास के आधार पर 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला एक है ग्लोबल नॉर्थ, जिसमें अधिक विकसित देश हैं जैसे अमेरिका और यूरोप के देश, जापान आदि, और दूसरा है ग्लोबल साउथ, जिसमें कम विकसित देश हैं जैसे अफ्रीका के देश, एशिया आदि के देश। भारत में अभी हो रहा आयोजन दूसरे नंबर का है, यानी कम विकसित देशों का है, जिसे ग्लोबल साउथ समिट कहा गया है। ये सम्मेलन ग्लोबल साउथ में आने वाले देशों को अलग अलग वैश्विक मुद्दों पर अपना पक्ष रखने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को पुराना साथी बताया। उन्होंने ये बयान ओम प्रकाश राजभर और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मुलाकात को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में दिया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन को मिली हार के बाद से ही इस बात की चर्चा होती रही है कि ओम प्रकाश राजभर एनडीए में वापस लौट सकते हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोलते रहे हैं और इस वजह से सपा ने उन्हें पत्र लिखकर कहा था कि उन्हें जहां ज्यादा सम्मान मिलता है वो वहां जाने के लिए आजाद हैं। बहरहाल अब एक बार फिर जब ओम प्रकाश राजभर के एनडीए के साथ आने की चर्चा तेज हुई हैं, तो उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि बीजेपी के लिए कोई भी अछूत नहीं है और जो कोई भी बीजेपी के विचारों से सहमति रखता है, पार्टी उसे अपने साथ लेने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक बड़ा समुद्र है और ओम प्रकाश राजभर हमारे पुराने साथी हैं। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच जो रिपोर्ट आ रही है वो और पारा गिराने का दावा कर रही है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अभी उत्तर भारत के लोगों को ठंड की पीक से गुजरना बाकी है। एनडीटीवी की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक मौसम विशेषज्ञ ने भविष्यवाणी की कि अगले सप्ताह मैदानी इलाकों में तापमान -4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। लाइव वेदर ऑफ इंडिया के संस्थापक नवदीप दहिया ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर भारत में 14 से 19 जनवरी के बीच कड़ाके की ठंड पड़ सकती है और 16 से 18 जनवरी के बीच इसके पीक पर रहने की संभावना है। नवदीप दहिया ने कहा कि मैंने करियर में अभी तक भविष्यवाणी मॉडल में कभी भी तापमान इतना कम नहीं देखा। मैदानी इलाकों में तापमान -4 डिग्री से 2 डिग्री तक। भारत ने श्रीलंका को दूसरे एक दिवसीय मैच में 4 विकेट से हरा दिया है, जिसके साथ ही रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम ने 3 मैचों की सीरीज पर भी कब्जा जमा लिया है। कोलकाता की ईडन गार्डन्स में खेले गए इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जिसके बाद श्रीलंका की टीम 39.4 ओवर में 215 रन पर ही सिमट गई। कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज ने 3-3 विकेट झटके। बाद में बल्लेबाजी में केएल राहुल की अर्धशतकीय पारी और हार्दिक पांड्या समेत बाकी बल्लेबाजों को योगदान से भारत की टीम ने इस स्कोर को 43.2 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया, यानी 4 विकेट से जीत गई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।